हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो ईवीएस को कवर करेगी, चाहे वह पेडागॉजिकल क्वेश्चन हो या फिर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो। यूं कह ले दोस्तों कि यह पूरी तरह ईवीएस का निचोड़ है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। बी कह रहा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व देकर। सी कह रहा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। और डी कह रहा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पे जो बच्चा पढ़ रहा है, प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनके लिए उनकी अध्यापिका एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्योंकि दोस्तों, किसी भी समस्या के समाधान के लिए विचार मंथन करके बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाया जा सकता है। और दोस्तों, बच्चों को भौतिक वस्तु नहीं देना चाहिए, भौतिक पुरस्कार नहीं देना चाहिए, कोई सामान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर आपका निगेटिव पॉइंट हो गया है। और यहाँ पर केवल बी ऑप्शन में केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व दिया गया है, तो यहाँ भी आपका केवल निगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ने कह दिया है कि बच्चों को दंडित नहीं करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। बी कह रहा है रटकर याद करने पर बल देना। सी कह रहा है निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। और डी कह रहा है बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो दोस्तों, एक शिक्षिका अधिगम को सुसाध्य करने के लिए किस बात पर ध्यान देगी विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पर अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बच्चों के पास जो नॉलेज है उसे क्लासरूम में ऐड करके पढ़ाना, यह ज़्यादा बेहतर और सही तरीका है। और बाकी दोस्तों, अगर ए ऑप्शन में देखें तो परीक्षाओं के प्रति भय पैदा कर देना, उनके अंदर डर डाल देना। बी कह रहा है रटकर याद करने पर बल। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 ने पहले ही कह दिया है कि रटन प्रणाली को खत्म किया जाए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है विज्ञान के प्रभावशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक, यहाँ पर सा रहेगा, कौन सा अधिक लाभदायक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों, अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। बी कह रहा है उसे जांच करने के लिए। सी कह रहा है नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। और डी कह रहा है उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मौखिक, जो बोल करके अपना विचार प्रदर्शित करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना ही मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है स्वाध्याय पद्धति, बी कह रहा है डाल्टन पद्धति, सी कह रहा है प्रोजेक्ट पद्धति और डी कह रहा है खेल पद्धति। तो दोस्तों, अगर मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाया जाएगा, तो यहाँ पर खेल पद्धति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
5वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों निगेटिव दिया गया है, आपको आंसर भी निगेटिव ही करना है। आपके ऑप्शन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित करना, बी कह रहा है छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, सी कह रहा है छात्रों के मन को भ्रमित करना और डी कह रहा है छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो दोस्तों जो पहेली होती है, जो पजल होता है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों के मन को भ्रमित करना। पहेली और पजल शामिल करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम छात्रों के मन को भ्रमित कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। आपके ऑप्शन है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा या द्वितीय भाषा। तो दोस्तों बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा विकसित करना, बी कह रहा है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी कह रहा है समाजीकरण को बढ़ावा देना और डी कह रहा है टीम भावना को बढ़ाना। तो दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। क्योंकि दोस्तों जब छात्र बाहर निकलेंगे तो वो अपने साथ प्रत्यक्ष अनुभव अपने साथ लेकर आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है भूमि विज्ञान, कालक्रम, भूकंप विज्ञान, मृदा विशेष ज्ञान। तो दोस्तों प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि विज्ञान। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों भूमि विज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है और इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मृदा में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है, किसकी कमी है, कौन से तत्व उन्हें चाहिए, कौन से नहीं। तो इस तरह की सारी चीजें शामिल हो जाती हैं भूमि विज्ञान के अंतर्गत। और दोस्तों मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पैडालॉजी। ये सभी फैक्ट आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि पैडालॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन निम्नानुसार है। आपके ऑप्शन है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम तक मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वह अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्वच्छता वर्ष, बी कह रहा है वन संरक्षण वर्ष, सी कह रहा है सतत विकास का और डी कह रहा है मृदा संरक्षण वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सतत विकास का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। आपके ऑप्शन है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, बी कह रहा है एक लोग की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, सी कह रहा है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता और डी कह रहा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष दिशाओं को समझने की क्षमता। तो दोस्तों मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल जो शामिल है वो ऑप्शन डी में बिल्कुल सटीक मिल रहा है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष दिशाओं को समझने की क्षमता। क्योंकि दोस्तों अगर हम स्थान, दूरी और दिशाओं के ज्ञान को ही नहीं समझेंगे तो हम मानचित्र को कैसे पढ़ेंगे। तो ये सभी चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
आपके ऑप्शन है 20 मार्च, 23 दिसंबर, 26 जनवरी, 5 जून। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर 20 मार्च की अगर हम बात करें तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 20%, 33%, 23% या 53%। तो दोस्तों पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रफल होना चाहिए 33%। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान में 22% से थोड़े से ज़्यादा वन हैं क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह आप सभी फैक्ट याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जानवरों में से किस समूह में उत्कृष्ट दृष्टि है और मनुष्यों की तुलना में चीज़ों को 4 गुना, यहाँ पे गुना रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 4 गुना अधिक देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है मधुमक्खियों, मच्छरों, तितलियों में। बी कह रहा है बाघ, तेंदुआ, बैल। सी कह रहा है सांप, रेशम के कीड़े, छिपकली। और डी कह रहा है चील, बाज, गिद्ध। तो दोस्तों जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक चीजों को देख सकता है वो समूह है चील, बाज, गिद्ध का। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है। आपके ऑप्शन है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश। बी कह रहा है दक्षिण पश्चिम बंगाल। सी कह रहा है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। और डी कह रहा है दक्षिणी सौराष्ट्र। तो दोस्तों अगर भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन जहां है वह है आपका अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तटीय इलाकों में सदापर्णी वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कोल्ड डिजर्ट है। आपके ऑप्शन है जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो दोस्तों कोल्ड डेजर्ट के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है, ठंडा रेगिस्तान के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है इसके पौधे में जिन्हें बीज सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है सरसों, गेहूं, मटर, सूरजमुखी। दोस्तों ऐसे पौधे जिन्हें सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और उनके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है, तो वो कौन से पौधे हैं, तो वह पौधा है आपका सरसों। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसों के पौधे को सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसके बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कह रहा है बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है। आपके ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च, दिसंबर से जनवरी, अक्टूबर से जनवरी या अक्टूबर से दिसंबर। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन करने का सबसे सही समय, सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न पंछियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी हद तक दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखें तो ए कह रहा है कौवा, बी कह रहा है तोता, सी कह रहा है उल्लू और डी कह रहा है चमगादड़। तो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्लू। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आपके ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बी कह रहा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सी कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत और डी कह रहा है शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए वह शिक्षण विधि में ही आएगा और उसमें खेल आधारित विधि भी शामिल होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है लिंग हूं फेन किस देश का पकवान है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है रूस का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, हांगकांग का। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेना आवश्यक है कि लिंग हूं फेन किस चीज से बनाया जाता है। लिंग हूं फेन सांप से बनाया जाता है और यह हांगकांग का बहुत ही फेमस डिश है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है अवलोकन, प्रयोग व खाली स्थान विज्ञान की 3 विधियां हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है परिकल्पना, बी कह रहा है मापन, सी कह रहा है निगमन और डी कह रहा है अनुमान। यहाँ पर दोस्तों अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य के घर बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। जहां पर दोस्तों बारिश ज्यादा होती है वहां के घर 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं जमीन से। तो कहाँ ऐसे घर पाए जाते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है झारखंड, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है गुजरात और डी कह रहा है असम। तो दोस्तों बात करें कि 10 से 12 फुट ऊंचे घर की, तो यह कहाँ बनाया जाता है? यह असम में बनाया जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कुडुक भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है और गुजरात में ढोकला चटनी फेमस डिश है और नृत्य जो फेमस है वह गरबा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कह रहा है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। तो दोस्तों ब्रेल लिपि किसने खोजा है? तो ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने खोजा है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और ब्रेल लिपि अंधे बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है और इसमें कितने बिंदु होते हैं? तो इसमें आपके 6 बिंदु बने होते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। आपके ऑप्शन है समूहों में द्वंद्व, उच्च उपलब्धि व स्वगरिमा, सी कह रहा है गहन प्रतियोगिता और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा के लिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कह रहा है खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरल। तो खेजड़ी की अगर बात हो रही है दोस्तों तो खेजड़ी जो मिलता है वह मिलता है राजस्थान में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मरुस्थली इलाके में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष को दवा के रूप में और छाया के रूप में और फर्नीचर के रूप में खेजड़ी वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कह रहा है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो मधुबनी चित्रकला जो होती है दोस्तों वह बिहार से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आपके ऑप्शन है पोर्टफोलियो, गृह कार्य, योगात्मक कार्य
आवधिक परीक्षाएं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है, अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ऑप्शन कह रहा है खेतों में, पेड़ों पर, पत्थरों के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कलचिड़ी की अगर हम बात करें तो कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और लास्ट प्रश्न कह रहा है भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ए ऑप्शन कह रहा है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। बी कह रहा है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। सी कह रहा है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। और डी कह रहा है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो दोस्तों भाषा कौशल की अगर बात करें तो यह किस विचार से सहमत है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे और अधिक कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।